तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और इस टाइम पर एडी जो प्रिंसेस सेला ने उसको लेटर लिखा है उसे पढ़ रहा है, जिसमें प्रिंसेस सेला ने लिखा होता है क्लियोल एम्पायर में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें यह डिसाइड किया जाए ताकि रूट टेलर फैमिली का आगे क्या करना है। और वैसे भी इस सब के निर्णय के लिए उसी फैमिली के मेंबर्स की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो ली जानी चाहिए ताकि सिचुएशन को और अच्छे से समझा जा सके और निर्णय और अच्छे तरीके से लिया जा सके। एड टेलर के हिस्से में जो भी फैसला लिया जाएगा वह टर्नर रोड टेलर के साथ सलाह मशवरा करने के बाद, जिसमें हमें टर्नर रोड टेलर काफ़ी कॉपरेशन देखने को मिला। और लूसी मारियाल जो कि एडी की जगह पर विटनेस के तौर पर वहां पर उपस्थित थी, उसे तो यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। उसने मीटिंग के दौरान काफ़ी बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था, लेकिन उसके एक्शंस को नज़रअंदाज कर दिया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि रोड टेलर फैमिली के इंसिडेंट के दौरान उसने काफ़ी बड़ा कॉपरेशन किया था सभी की मदद करने में। फिर भी वे अक्सर महल के अंदर ही रहती है और वहाँ के चीफ शेफ्स को भी परेशान करती रहती है, यहाँ तक कि वह घंटों घंटों तक मेरे क्वार्टर में आकर सोती रहती है। और इतना ही नहीं, बल्कि वह महल के उन एरियाज में भी जाती है जहाँ पर जाना उसे निषेध कर दिया गया है और फॉरवर्डन एरियाज में भी जाती है। उसके ऐसे एक्शंस हमारे महल की शांति को भंग कर रहे हैं और कुछ एक्शंस तो ऐसे हैं जिन्हें मैं इस लेटर में मेंशन भी नहीं कर सकती। उसे वापस जाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। मैं तुमसे आशा करती हूँ एडी कि तुम एक लेटर लिखोगे और उसे वापस आर्केन आइलैंड के लिए आने को कहोगे। ये लेटर है प्यारे एडी के लिए, जिसे क्लियोला एम्पायर की फर्स्ट प्रिंसेस सेलहा लिखा गया है। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन एडी जब उस लेटर में लिखा देखता है प्यारे एडी के लिए, जिसे देखकर तो वह भी चौंक जाता है और उस लेटर को पढ़ने के बाद सोचता है आखिरकार लूसी पैलेस में कर क्या रही है। वहां पर बैली भी होती है जो कि ताली बजा रही होती है और कहती है क्या तुम इसका रिस्पॉन्स लिखने वाले हो। एडी भी कहता है मुझे लिखना तो होगा, लेकिन आखिरकार तुम क्लैपिंग क्यों कर रही हो। बैले भी कहती है और एक कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि एक रिलेशनशिप जो कि काफ़ी लंबे टाइम से एक ही जगह पर रुका हुआ था वह आज आगे बढ़ चुका है। वैसे यहाँ पर मेड के तौर पर काम करते हुए मेरा काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है, जिस वजह से मैंने कई ऐसे भी मोमेंट्स देखे हैं जब मुझे अपने काम पर काफ़ी ज़्यादा प्राइड महसूस हुआ है। और आज से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक्सपीरियंसेस की बुक में एक और नया पेज ऐड हो चुका है। वैसे रुको एडी, क्या तुम अभी से एक्टिव होने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें अपने आप को और टाइम देना चाहिए ताकि तुम अच्छे से रिकवर हो सको। तभी एडी कहता है नहीं, इसके बारे में चिंता करने की कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे एक सेकंड फ्लोर बनाना है ताकि मैं वहाँ पर अपनी वर्कशॉप और लाइब्रेरी बना सकूँ। और वैसे तुम्हें मुझे छोटे मोटे कामों में मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं इतना रिकवर तो हो ही चुका हूँ कि मैं छोटे मोटे कामों को अपने हाथ से कर सकूँ। बेले भी कहती है यह सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अभी तुम्हारे कैंप पर मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है तो परेशान मत होना है। तभी एडी कहता है आखिर क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। बेली बताती है कि आज मैं विला की क्लीनिंग करने के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि इसका ओनर आज वापस आने वाला है। जहाँ पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई कहता है हे काफ़ी लंबा टाइम हो गया एड तुमसे मिले हुए। मैंने बेली से सुना था कि तुम अपने कैंप को एक्सपेंड कर रहे हो और ये और कोई नहीं बल्कि होती है लोअर टेल। एडी कहता है हाँ, मैं इसे और अच्छा बनाना चाहता हूँ जिस वजह के लिए मैं एक सेकंड फ्लोर बना रहा हूँ अपने लिए। लोअर टेल भी कहती है क्या क्या तुम अपने लिए एक पर्सनल वर्क स्पेस बनाना चाहते हो ऊपर के फ्लोर पर। एडी भी कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। तभी लोअर टेल कहती है तो अगर तुम उसे बनाने के बारे में सोच ही रहे हो तो मेरे रूम को भी उसी सेकंड फ्लोर के अंदर बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है जिसमें एडी भी थोड़ा कुछ नहीं कह पाता और उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहता है वेल क्योंकि मैं इस चीज़ को अपने आप से खुद से ही बनाना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत मदद चाहिए कि मटेरियल्स की और थोड़ी बहुत और सामान की। ऑफ कोर्स मैं इस मदद को फ्री में नहीं मांगने वाला। इस साल जब मैंने फर्स्ट स्पॉट हासिल किया था तो मेरे पास काफ़ी सारे रुपए आए थे और वे रुपए अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ इन रुपयों को अपने कैंप को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ करने में। तभी लोल्टेन उन रुपयों की तरफ देखती है और कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके के पर्सन होगे जो कि अपने रुपयों को इतनी आसानी से खर्च कर दोगे। मैंने तो सोचा था कि तुम इस तरीके के पर्सन हो जो कि अपने रुपयों को इतनी आसानी से खर्च नहीं करते। एडी कहता है अरे क्या करूं, मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूं जब भी मैं तुमसे काम करवाता हूं तो मुझे अपने आप को कर्जदार होने जैसा महसूस होता है, लेकिन इस बार मैं जो करना चाहता हूँ वही करूंगा। लोअर टेल कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इन रुपयों को ले भी पाऊंगी। तुम्हें कर्जदार के तौर पर छोड़ देना यह सिर्फ हमारे रिलेशनशिप के कारण है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं और वह तुम्हारे दिल में एक कर्ज की तरह छूट जाए तो यह एकदम सही है। यह मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ है।
और वैसे भी यह तो एक ह्यूमन नेचर है कि हम किसी भी वैल्यूएबल चीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं। तभी हमारा एडी अचानक से सवाल पूछ लेता है कि क्या ओल्ड डेक में कुछ हुआ है? जिसके ऐसे अचानक सवाल को सुनकर वह भी थोड़ी शांत हो जाती है और कहती है, हाँ, इन्फॉर्मेशन लीकेज, सामानों का टूटा फूटा होना, डबल एजेंट का मिलना, काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पर। जब मैं मर्चेंट यूनियन में पहुंची तो सब कुछ बिखरा हुआ था, तो मुझे उन चीज़ों का ध्यान रखने में सच में काफ़ी लंबा टाइम बीत गया। एडी भी कहता है, इस सारे काम को करने में तो काफ़ी लंबा टाइम लगा होगा तुम्हें सच में। लोअर टेल कहती है, मैं सच बताऊं तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं थी, ये सिर्फ ऑर्डिनरी चीज़ें थी और वहाँ पर तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। सच कहूँ तो ओल्ड डेक में कुछ नहीं बदला। अगर मुझे बताना होगा कि क्या कोई चीज़ बदली है तो वह होगी मैं खुद। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं अकेडमी में कुछ दिनों से आ नहीं लगी हूँ जिस वजह से बदल गई हूँ, और या फिर यह इस वजह से हुआ है कि मैं किसी पर्सन से मिल गई हूँ। वैसे एडी, अगर तुम सोचो तो अगर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन काम चालू हो जाएगा तो तुम्हें रहने के लिए तो जगह रहेगी नहीं। एडी भी कहता है, हाँ तुम बात तो सही कह रही हो, मुझे काम करते हुए कहीं बाहर। तभी लोलटेल कहती है, अरे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरा विला भी तो यहीं पर है। जिसकी बात को सुनकर तो एडी का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। तभी लोलटेल कहती है, अरे कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, चिंता मत करो। एडी भी कहता है, आखिरकार तुम ऐसी चीज़ों को इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? लोलटेल कहती है, अरे नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें थोड़ा बहुत घबराता हुआ देखना चाहती थी। एडी भी कहता है, अगर क्या होता मैं तुमसे सीधा हाँ कर देता इस बात के लिए तो? लोटेल भी बात को नकारते हुए कहती है, अरे मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। एडी फिर से कहता है, अगर ऐसा कर दिया तो? वह फिर भी मना कर रही होती है, लेकिन जब वह एडी के सीरियस फेस को देखती है तो वह भी चुप हो जाती है और उसका गाल भी लाल हो जाते हैं, ब्लश करने लगती है और कहती है, क्या सच में? और वह अपने आप को एडी के संग इमेजिन करने लगती है जहाँ पर एडी उसके बिला में सोने के लिए आया है और लोलटेल बेड पर सोई हुई है, एडी नीचे फर्श पर। तभी एडी कहेगा कि मुझे नीचे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। तभी लोरटेल उठेगी और कहेगी, क्या तुम यहाँ बेड पर आना चाहोगे? तभी उसके ख्यालों से बाहर वहां पर कोई आता है और कहता है, ओह क्या लोरटेल भी यहाँ पर है? लोरटेल मुड़कर देखती है और कहती है, ओह जेनिका तुम आ गई। लेकिन जब वह जेनिका और एडी के लाल चेहरों को देखती है, जो कि बेसिकली अपने आप से एक दूसरे से चेहरे को मोड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से आंखें भी नहीं मिला पा रहे होते, तो इस माहौल को देखने के बाद तो लोअर टेल भी कंफ्यूजन में पड़ जाती है। वो कहती, क्या हुआ? आखिर अचानक से एटमॉस्फेयर इतना चेंज कैसे हो गया? लोअर टेल की इसी कंफ्यूजन के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एडी बताता है, जब से उस कहानियों के ड्रैगन को ल्यूडेन मैकलोर द्वारा सील गया गया है तब से वह दिन के उजाले को भी नहीं देख पाया है। वो खतरनाक होली लेंस ड्रैगन वेलरॉक, उस ड्रैगन को ऐसे ड्रैगन के रूप में जाना जाता है जो कि गॉड्स को भी डिवोर कर जाए। उसने गॉड्स की एज में इस दुनिया को कई बार खत्म करने का ट्राई किया था, लेकिन उसे हीरोज द्वारा हरा दिया गया और अब वह सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा जाता है। वह जनरेशन जिसे वह ड्रैगन अभी भी याद है वह खत्म हो चुकी है। फिर भी मैंने उसे देखा था, यहाँ तक कि लूसी भी उसके अटैक्स को डिफेंड नहीं करवा रही थी, बड़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को डिफेंड कर पा रही थी। यहाँ तक कि कैपिटल का गार्डियन ओवेल फोर्सियस भी उसे हराने के तरीकों को नहीं ढूंढ पाया। चाहे मैं गेम वाले ड्रैगन को देखते हुए अनुमान लगाऊं या फिर मैंने जो असलियत में देखा था उस ड्रैगन को देखते हुए अनुमान लगाऊं, पर एक बात तो पक्की है, मैं उसके सामने कभी नहीं जीत सकता। इकलौता पर्सन जो कि बैरो के स्किल्स को काट सकता है, साथ ही साथ उसके दिल को भी, वह और कोई नहीं बल्कि है टाइले मैकलोर। वह स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक जिसके द्वारा होली लेंस ड्रैगन बैलरॉक को सेल किया गया था, वह सिर्फ टाइले मैकलोर जिसने उसे इनहेरिट किया है वही इस दुनिया को बचा सकता है उस लेंस ड्रैगन से। इसके बारे में सोचा जाए तो ये थोड़ा अनफेयर और अननेचुरल सा है। यह कुछ ऐसा है कि पूरी दुनिया ही चाहती हो कि टाइले को ही हीरो बनाया जाए, जहां पर फर्स्ट एक्ट में उसने तलवारबाजी करना सीखा ही था कि उसे एक हाईएस्ट रैंक की डार्क स्पिरिट को हराना पड़ा सिर्फ एलिमेंटल स्लैश को मास्टर करने के लिए, और सेकंड एक्ट में इसला को प्रोफेसर ग्लास्ट से बचाने के लिए उसे अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाना पड़ा, वो भी काफी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन इस बार तो वह पूरे एक्सपीरियंस को ले भी नहीं पाया। लेकिन हालांकि उसने प्रोफेसर ग्लास्ट द्वारा समन किए गए गोलम को तो डिफीट कर ही दिया था, तो यह कोई तो दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट होती है। तीसरे एक्ट का बॉस अवेकन लूसी, वह तो पूरी तरीके से पूरे सिनेरियो से ही गायब हो गई थी। और फोर्थ एक्ट का क्रिपन रोड टेलर, वह भी मेरे हाथों से ही मारा गया था। वेल, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं ऐसे ही जाने दूं।
ओरिजिनल स्टोरी लाइन में होली लैंस ड्रैगन तब अपेयर हुआ था जबकि मेन कैरेक्टर की जो जनरेशन थी वह ग्रेजुएट होने वाली थी उससे 1 साल पहले और मेरे हिसाब से अब से लगभग 2 साल बाद। लेकिन इस दुनिया में अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को देखने के बाद कोई भी अनुमान लगाना एकदम मीनिंगलेस है। और जैसा कि अब तक मैंने देखा है काफी सारी बॉस फाइट है जो कि काफी महीने पहले ही चालू हो गई थी और कुछ बॉस फाइट तो 1 साल आधे साल पहले ही चालू हो गई थी। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे गेम की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम एडी और टाइले की दोस्त इजला को देखते हैं जहाँ पर इजला कहती है, हे तुमने आखिरकार मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे अपने पास बुलाओगे बात करने के लिए। तभी एडी कहता है, मुझे पता है तुम और टाइले मुझे इतना पसंद नहीं करते हो तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मैं तुम्हें किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और भाई साहब इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। और जैसा कि मुझे देखने से लग रहा है एडी हमारे टाइले के साथ फाइट करने के बाद उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोच रहा है। ऐसा ही कुछ होने वाला है तो वो तो हमें आगे के चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। सायोनारा।